अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। अब नए हुर्मस कब खुलेगी, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार किया जा रहा है। और अब दोबारा ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान की कोई अहम शख्सियत ईरान का दौरा कर सकती है। हमने देखा कि हालिया दिनों में पहले मोहसिन नकवी साहब गए, आज दोबारा खबर आई कि वो उन्होंने दोबारा ईरान का दौरा किया। एक चीज़ तो बिल्कुल वाजे है कि अब नए हुर्मस जब भी खुलेगी, जब भी ये मामलात हल होंगे, उसमें पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। 28वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान में बहस शुरू हो चुकी है। मीडिया पर बहुत सारी चीजें शेयर की जा रही हैं कि 28वीं तरमीम में यह भी हो सकता है, 28वीं तरमीम में वो भी हो सकता है। आज के प्रोग्राम में उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई इत्तेहाद हो सकता है? हालिया दिनों में जो तहरीक इंसाफ हमें थोड़ी मुतहरिक नजर आ रही है, क्या ईद के बाद हुकूमत के लिए कोई चैलेंज हो सकता है? उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी जनाब इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू कर देता हूँ। ये आएंगे जो पाकिस्तान के मामलात हैं, जो 28वीं तरमीम का मामला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहस हो रही है। लेकिन आज खबर आ रही थी कि अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत ईरान का दौरा कर सकती है। वैसे मोहसिन नकवी साहब के तो 2 दौरे हुए हैं, तो क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है? बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपकी मेहरबानी। जो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, उसके बाद दूसरा दौर जो एक्सपेक्टेड था, आपके शोज़ में मैं मुसलसल आता रहा। आपकी अपने शो ने और एक्सप्रेस न्यूज़ ने बहस चैनल बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जो बातें हमने आपको गोशगुजार की कि हम इसमें एक सालिस हैं और एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और एक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रादर मुल्क है। उनके मुज़ाकराती अमल को हम अगर किसी भी स्टेज पर एक्सपोज करेंगे तो ऐसे ही होगा कि मैं और इरशाद भट्टी साहब बतौर मेहमान आपके घर आकर ठहरें, विद फैमिली आकर ठहरें, और आप हमारी कोई बात ही बाहर आकर करें तो जो एक मेज़बानी के बेसिक फ़राइज़ हैं जो पैगम्बर आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, उसकी वायलेशन में जाते हैं। तो आप ये नहीं चाहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, मैं इतना कंफर्म करूँगा कि हमारी पहले दिन से कोशिश है, अब भी ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के अंटायरिंग एफर्ट्स की वजह से, वज़ीर आज़म साहब के एफर्ट की वजह से कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक दायमी सीज़ फायर हो जाए और ख़ित्ते में अमन कायम हो, और ताकि जितने भी ख़ित्ते के ममालिक हैं जो वॉर सिचुएशन ने फेस किए वो दोबारा ना हो। तो उसमें नकवी साहब भी अपना ज़ाहिर कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे, बाकी भी जो हमारी हुकूमत के रेलिवेंट लोग हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वक्त से पहले मैं कोई बात करूँगा कि वज़ीर दाखिला साहब की वहाँ कहाँ मुलाकातें हुई, अभी आपके चैनल पे चल रहा है कि उनकी ईरानी सदर से मुलाकात हुई, बाकी चीज़ें देखें, ईरानी मीडिया ज़रूर चलाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का जब वज़ीर कोई बात करेगा तो वो ज़्यादा क्रेडिबल होगी। उसको न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN कोई भी चला देता है। ठीक है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई ये कहेंगे जी देखिए जी हमारे जो और ईरान के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, इसको उन्होंने मजाक बनाया है शायद, और अपने मुल्क में जो है इसको खबरों का वो जरिया बना रहे हैं। तो ये जरूर है कि हमारी कोशिशें जारी हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन कोशिशों का समर देगा हमें। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आप थोड़ी सी ज़रा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर भी बात कर लेते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। खान साहब से मुलाकात का बार बार जिक्र किया जाता है, उनकी आंख का भी बार बार जिक्र किया जाता है। तो आपको लगता है कि ये मामलात अब किसी तरफ लगने वाले हैं? हुकूमत जो है कोई मामला हल कर लेगी, तहरीक इंसाफ के साथ कोई बातचीत हो जाएगी, या किसी ना किसी साइड के ऊपर ये सारा मामला लगेगा? पहली बात तो मोहसिन नकवी साहब का आपने नाम लिया तो ज़रूर बात करना चाहूँगा कि सर मोहसिन नकवी साहब जीते रहिए, आप कमाल काम कर रहे हैं। आज हम बांग्लादेश से एक और वाइट वाश हुआ है हमें, और हमने ये रिकॉर्ड बनाया है, आज 2 रिकॉर्ड बने हैं। एक, कोई भी टेस्ट टीम जो है वो 11 मरतबा वाइट वाश उसे नहीं हुआ। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज उस मनसब पर पहुँच गए हैं। दूसरा, कोई किसी टेस्ट टीम से 2 मरतबा वाइट वॉश नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश इधर आई, हमें वाइट वॉश करके गई, उधर हमें 2 टेस्ट मैच दोनों में हार गए। तो सवा सत्यानाश कारकर्दगी एज ए चेयरमैन PCB, सवा सत्यानाश कारकर्दगी एज ए वज़ीर दाखिला, $100 अरब बाहर चले गए हैं। 2-3 बंदों को पकड़ूंगा तो ये हो जाएगा, SHO की मार है, ये दहशतगर्द और दहशतगर्दी, और सवा सत्यानाश कारकर्दगी बहैसियत वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब।
तो सर मोहसिन नकवी साहब, ये आपका विजन है, ना आप मेरिट पे आए, ना आपकी सिलेक्शन टीम मेरिट पे, ना टीम कप्तान मेरिट पे, ना टीम मेरिट पे। हमें एक कोई इस कौम को कोई थोड़ी बहुत खुशी मिलती थी, आपने वो भी दरवाज़ा बंद कर दिया। आपको मुबारक हो सर। दूसरा जो आपने कहा कि एक ये जो डोमेस्टिक सियासत है, इस पे क्या कहा जाए? जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता रोज़ 26 नंबर चुंगी पर, और जो कुछ 4.5 करोड़ के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ हो रहा है, पासपोर्ट उसका मनसूख है, भांत भांत की उस पर मुकदमे हैं और पेशियाँ हैं, और अब तो जो गंदम और गैस का जो तरसील बंद है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हवाले से जो सब कुछ है, सुतेलापन जो सूबे के साथ, और फिर वो 35 मरतबा बैसियत एमपी और वज़ीर आला, एमपी और वज़ीर आला आ चुका है और उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है जब हुकूमतें होती हैं, हमें अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी इमरान खान ने भी तो ये किया था, अब सूद समेत भुगत रहा है। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी ये राय है तो हमें एहतराम है कि इमरान खान ने जो किया वो सूद समेत भुगत रहा है, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं, जब वो तो सूद हटाकर भी आप भुगतेंगे तो चीखें निकलेंगी। जो कुछ हो रहा है, इंसानी इमरान खान से उनके डॉक्टरों की मुलाकात, या किसी अच्छी जगह पे उनका चेकअप, या फैमिली की मुलाकात, ये इंसानी हक है उनका, सियासी हक है, बुनियादी हक है, इखलाकी हक है, एक कैदी का हक है नहीं। लेकिन जिस तरह फिरौनियत का मुजाहरा किया गया लोगों के साथ, जिस तरह रोका गया, जिस तरह उन पर आंसू गैर शेलिंग हुई, और जिस तरह ज़ख्मी हुए, जिस तरह भी फैंटियाँ पड़ी, वो अफसोसनाक और शर्मनाक है। ठीक है जी। नसरुल्लाह मलिक साहब, ज़रा अगर आप कमेंट करना चाहते हैं ईरान वाले मामले पे भी तो ज़रूर कीजिएगा। ये जो डोमेस्टिक मामलात हैं, ये आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी और लगता है कि पीटीआई के भी कोई राब्ते वगैरह हो रहे हैं, आपको लगता है कि कोई इनके दरमियान कोई देरपा किसी किस्म का इत्तेहाद बन सकता है? देखिए, पहली गुजारिश तो मैं ये करूं कि सुहेल आफरीदी साहब का अडियाला की तरफ आना, मुलाकात करना, कोशिशें करना, ये उनका हक है। लेकिन हम जब एक मजलूम बना के पेश कर देते हैं जी, 4.5 करोड़ आवाम का सूबे का वज़ीर आला, उसका रास्ता रोका जा रहा है, उसको मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा में आटा और जो है वो गैस की किल्लत है, तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पहले तो वज़ीर मुलाकात मुकर्रर कर दिए देना चाहिए, उन्हें फिर चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। यानी आप एक रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें आप सूबे के अवाम के मसाइल बयान करते हैं, वफाक से आप गिला शिकवा करते हैं, पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल कुंडी साहब और वहां के डॉक्टर इबाद जो अपोजिशन लीडर हैं उनको साथ बिठा के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम सूबे के हकूक के लिए तीनों इकट्ठे हैं और तीनों वफाक के पास जाएंगे। और जब वफाक के पास आने का वक्त होता है तो फैसल कुंडी साहब और डॉक्टर इबाद साहब आते हैं, वहां के वज़ीर आला, 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला, जिनको मुंतखब किया गया अवाम की फलाह और बहबूद के लिए, वो एक गाड़ी की छत पे बैठ के इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। वो अडियाला जेल के बाहर पुलिस वाले से लड़ते हुए उससे कह रहे होते हैं कि तुम मुझे रोक रहे हो, पाकिस्तान तोड़ रहे हो। यानी आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने अपने सूबे के मसाइल को इतना संजीदा भी नहीं लिया कि अगले रोज जो मुलाकात हो रही थी राना तनवीर साहब वफाकी वजीर के साथ, उस मुलाकात के लिए पहुंच जाते। यानी वो उस मुलाकात में शरीक नहीं है। वफाक को खत लिखने में वो माहिर हैं, खतूत वो लिख देते हैं, मसाइल वो बयान कर देते हैं। भाई आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप वफाकी हुकूमत की एक सूबाई हुकूमत है, आपको अपनी वफाकी हुकूमत के पास जाके अपने मसाइल के लिए वहां बातचीत करनी है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद उनकी पार्टी करे, आप उसमें जरूर शिरकत करें। आप बतौर वज़ीर आला जो है वो सारे लोगों के वज़ीर आला है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला नहीं है, आप केपीके के वज़ीर आला है। आपका एजेंडा शुरू होता है इमरान खान साहब की मुलाकात, आपका एजेंडा शुरू होता है इमरान खान साहब के लिए एहतजाज, आपका एजेंडा शुरू होता है अडियाला जेल के बाद जाके धरना। भाई आपको धरना देने के लिए लोगों ने मुंतखब नहीं किया, आपको बनाया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस लोगों के मसाइल हल करने के लिए। जरूर आप एहतजाज में भी आप शामिल हो, बतौर कारकुन बन के आप एहतजाज में बैठे, चीफ मिनिस्टर बन के पुलिस का लश्कर लेके
हटो बच्चों की सदाएं लगा के गाड़ी पे हॉर्न बजाते हुए आप जो है अडियाला जेल के बाहर या किसी जगह पे जाते हैं, तो आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी लीडरशिप के लिए। फिर आप इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि आप रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं ना, आप एक कारकुन की हैसियत से आकर शिरकत करें। यानी आप एक पार्टी के जलसा करना चाहते हैं, उसमें सरकारी वज़ीर आला बन के जाके बैठते हैं, तो फिर ये दावे ना करें कि माजी की हुकूमतों ने ये किया या बाकी सियासी जमातें भी ये करती हैं। वो भाई आप तो ये कहते थे कि हम ये काम नहीं करते, आप यही काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मलिक साहब, मैं आऊँगा आपके पास वापस। उज़ैफा साहब, ये जो सवाल मैंने मलिक साहब से किया था, आप लोगों को कोई खदशा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कोई इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद इसलिए नहीं हो सकता कि जरदारी साहब की और बानी तहरीक इंसाफ की सोच बहुत मुख्तलिफ है, और जरदारी साहब बेसिकली एक बलोच आदमी हैं, और जो कुछ उनकी बहन के साथ बानी तहरीक इंसाफ ने किया वो अब तक मेरे ख्याल से उस चीज़ को भूले नहीं है। तो 90s में जो आपकी जमात ने उनकी अहलिया के साथ किया, नहीं, कभी नहीं किया। वो कभी इस बात को कहते भी नहीं, वो कभी इस बात को नहीं कहते। ये जो सिर्फ मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है, और हमारी जमात में भी शेख रशीद टाइप लोग मौजूद थे जो अब बानी तहरीक इंसाफ के साथ फिर हो गए, जिन्हें बानी तहरीक इंसाफ कहते थे कि मैंने अपना मुलाजिम नहीं रखूंगा। उन्होंने इनफरादी तौर पर कोई बेनज़ीर साहिबा के बारे में कोई चीज़ की हो तो पता, तो वो जरदारी साहब को हमसे ज़्यादा पता है। लेकिन जरदारी साहब नोज़ के मेरी बेगम के मुतालिक, बेनज़ीर शहीद के मुतालिक मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने कभी बिलो द बेल्ट ना कोई काम किया, ना कोई एक्शन किया। बाकी ज़ाहिर है बेनज़ीर साहब जब वज़ीर आज़म थी तो उस वक्त शहबाज साहब भी अरेस्ट हुए, हमजा शहबाज भी अरेस्ट हुए, मियाँ शरीफ साहब भी अरेस्ट हुए, और जाहिर है जब PMLN हुकूमत में आई तो कोई ना कोई केसेस पार्टी पर भी होंगे। लेकिन जो फरियाद दौलतपुर साहब वाला मामला वो गिरफ्तारी नहीं था, गिरफ्तारी तो हो गई थी। उन्हें रात को 3 बजे जिस अंदाज में अस्पताल से उठाकर घसीट कर शिफ्ट किया गया, यानी ये अंदाज नहीं होता। मतलब ये कि वो ठीक है जेल में थी, जेल से अस्पताल आ गई, यानी कोई उसमें यानी बानी तरीके से पहरा दिया करते थे। लेकिन अगर इस चीज को भी आप भूल जाएं जी, इस चीज से हटकर मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इसलिए भी एक नहीं हो सकते कि बानी तहरीक इंसाफ की अगर आप सियासत देख लें कि उन्हें उनकी बहन मिलती है 2 महीने स्ट्रगल करने के बाद 5 दिसंबर 2025 को। वो उसमें अपनी वेलबींग नहीं बताते, ये भी नहीं बताते कि मेरा जो बाद में उन्होंने क्लेम किया कि मेरा सितंबर से इशू चला आ रहा था आंख का, वो आंख का भी नहीं बताते। वो नैरेटिव सोचते हैं कि यार मेरा नैरेटिव तो फौत ना हो जाए, अपनी बैंक को ब्रीफ करते हैं, कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, ये ट्यूट लाजमी करवा देना। तो जो नैरेटिव उन्होंने बनाया चोर चोर कर, वो 1 मिनट में जमीन बोस हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी सिर्फ उन्होंने बड़ा कई हफ्ते वो सोचते रहे, मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का पता है कि मैं मौलाना डीजल कहता था, तो उन्होंने कहा फिर भी काम चल जाएगा, KPK के अंदर लोगों में इतनी जो है इस हवाले से वो नहीं है। लेकिन जरदारी साहब के बारे में तो 10% और जो उनको करप्ट और चोर, तो इसलिए बानी तहरीक इंसाफ के लिए सबसे अहम चीज ना उनकी सियासत है, इवन के ना कोई तामीरी सोच है, ना फैमिली है, ना पार्टी है। उनके लिए उनकी पॉपुलैरिटी अहम है, चाहे वो प्रोग्राम तो वड़गिया से मिल जाए, चाहे एब्सोल्युटली नॉट से मिल जाए, चाहे वो जरदारी साहब और अपने मुखालफिन को चोर कहने से मिल जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इनका इत्तेहाद होगा। आप कहते हैं कि उनका जो वर्कर है वो नाराज होगा, उनका वोटर टूटेगा अगर नहीं, वोटर वर्कर का तो सोचते ही नहीं ना, वो ये सोचते हैं कि मेरा अपना डिजिटल के ऊपर मेरा नैरेटिव क्या चल रहा है। यानी जो वजीर आजम प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करे या सेक्रेटरी हेल्थ लगाए और ट्विटर की खबरें देकर चेंज कर दे, जो वजीर खजाना ट्विटर देख के चेंज कर दे, जो यानी सियासत के अंदर लोगों की ओपिनियन या अतर काजमी साहब क्या राय दे रहे हैं, शायद भट्टी साहब उससे ज्यादा डॉक्टर अरसलान से पूछे कि ट्रेंड किस चीज से बन रहा है, तो वो जाहिर है फिर उसको उसी मुताबिक तो आप समझते हैं कि ये नहीं हो सकता नहीं, है। जी भट्टी साहब, नहीं हो सकता है इत्तेहाद इनका। तो बड़ी दिलचस्प बात की उज़ैफा भाई ने, यानी अगर इस मुल्क में और इस रूए ज़मीन पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है मेरे भाई। क्या कहते थे आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को, मौलवी नवाज शरीफ, धरती का नासूर, दरिंदा, मोदी का यार, बिलावल का यार। हाउस ऑफ शरीफ की 3 नस्लें करप्ट साबित हुई, और शेख मुजीबर रहमान ग्रेटर पंजाब बनाने वाला, सिक्योरिटी रिस्क। और वो क्या कहते थे, मिस्टर 10%, अली बाबा 40 चोर, ज़र बाबा, स्विस अकाउंट्स बुला रहे हैं, चौकों पर घसीटेंगे, चौकों पर लटकाएंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, पेट चीरेंगे, आग और पानी, कातल और मकतूल, मशरक और मगरब, शमाल और जनूब। अगर इनका इत्तेहाद हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कोई नज़रिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो
इसी वजह से तो ये सियासत है और इसमें है, और ये सारे करते हैं, ये नहीं कोई करता। लेकिन अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक झंडे के तले होकर इक़्तिदार शेयर कर सकते हैं दूसरी तीसरी मरतबा, तो ये सारा कोई बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे कि छोटे मियाँ आपने अभी आशियाना का हिसाब देना है और वो मेट्रो वाला देना है और वो जो दूसरा है वो मुल्तान वाला प्रोजेक्ट उसका हिसाब देना है, आप कातिल आला हैं मॉडल टाउन के, आपको अभी हमने बहुत कुछ आपको भुगतना है। पहली बात तो ये हो सकता, अब तो कुछ दूसरी बात नसरुल्लाह भाई ने बात की, ठीक कह रहे हैं बात, उनको सूबे के मामलात पर फोकस करना चाहिए, लेकिन सूबे के साथ जो वफाक कर रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ एक है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को किसके नाम पर वोट पड़ा? इमरान खान के नाम पे। सोहेल अफरीदी को वोट किसके नाम पर पड़ा? इमरान खान के नाम पर। सोहेल अफरीदी को, एक कारकुन को, मिडिल क्लास कारकुन को, पढ़े लिखे आदमी को वज़ीर आला किसने बनाया? इमरान खान ने। सोहेल अफरीदी का आना क्या गैर कानूनी और गैर आईनी है? और सोहेल अफरीदी को रोक देना, क्या वो चाहता है यार? कोई चांद तो नहीं चाहता ना, ये तो नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ साहब फार्म 45 की गिनती करा लें, या ये 26वीं यानी 27वीं यानी तरमीम वापस ले लें, या पीका एक्ट हटा दें, या नैब तरमीमें और इलेक्शन एक्ट तरमीमें ख़त्म करा दें, या कर्जे उतार दें, या ये जो आपकी मौजें लगी हुई हैं, जेट गल्फ स्ट्रीम जहाज़ लिए हुए हैं, ये मुझे 2 दिन के लिए दे, मैंने सूबे पे उड़ाने हैं, या मुझे भी पासपोर्ट मेरा जो है रिन्यू करें और मैंने भी मरीम नवाज साहबा के साथ बाकू जाना है। कोई इस तरह का मुतालबा तो नहीं कर रहा ना, एक कर रहा है ना, इमरान खान से मिलवा दें यार, उसका बंद कर दें उसका आना जाना, ताकि वो सूबे पर फोकस करे। और सोहेल अफरीदी साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, मेन चीज़ है वो क्या ठीक है? और कल तक जब मुस्लिम लीग के थे, सारे के सारे क्या कर रहे थे? सब के सब पेशियों पे बाहर नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होते थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सारे के सारे। भाई हम तो नहीं कहते थे खड़े हों। और फिर महंगाई मार्च होते थे, बिलावल भुट्टो साहब सिंध से क्या लेके आते थे, सिंध में उनकी हुकूमत होती थी। तो ये तो सियासत है, करनी चाहिए, लेकिन इशू बेसिकली ये है कि आप ये इस सतह पे क्यों लाते हैं कि कोई चुंगी नंबर 26 पे रुका हुआ है, तो कोई अडयाला के बाहर बैठा हुआ है, तो कहीं पुलिस आंसू गैस कर रही है, तो कोई बड़ा क्या मुतालबा है यार? उनको मिलवाएं, उनको जान छुड़ाएं, कि अभी सूबे पे फोकस कर। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके 28वीं तरमीम के ऊपर बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 28वीं तरमीम की बाज़गश्त तो है, लेकिन उसकी तफसीलात क्या हैं कोई भी हतमी तौर पे नहीं बता रहा। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट के अंदर आपको सुनने को मिल रही हैं, जिसमें नए सूबों से लेके नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है, इसी तरह कुछ शहरों को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम देने की बात हो रही है, NFC का जो सारा फार्मूला है उसको रीविजिट करने की बात हो रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि NFC हो जाए, सूबों के मामलात हो जाएं, मुकामी हुकूमतों के मामलात हो जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको देखने की ज़रूरत है। जब तक ये मामलात हल नहीं किए जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर एक्चुअली है क्या? जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी हतमी तो नहीं है, लेकिन मलिक साहब आप क्या सुन रहे हैं, क्या खबरें हैं, 28वीं तरमीम में क्या हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में 28वीं तरमीम के हवाले से इस वक्त वफाक को जो गिला शिकवा है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास कुछ बचा ही नहीं है। वफाक के पास जो है वो पैसे नहीं होते और सूबों के पास सारे मामला चले गए। इन चीज़ों को 28वीं तरमीम में सेटल करने की जरूरत महसूस की जा रही है। फिर साथ ये भी सोचा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ देखें बल्दियाती निज़ाम इफेक्टिव ना होने की वजह से जो बहुत से आपके मसाइल हैं वो बड़े मुश्किलात का शिकार हैं। आपके निचले सतह पे जो लोग हैं, उससे निकलने के लिए आपने कोई ना कोई मैकेनिज्म की तरफ आपको जाना होगा। ये भी तजवीज़ कहीं ना कहीं डिस्कस होती रहती है। सूबे जो है नए बनाने हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिस्कस होता रहता है। ये अलग बात है कि उस पर कोई कंसेंसस नहीं हो पाया सियासी जमातों का माबैन, इसलिए शायद वो जो है कभी उस पर तरमीम या हुकूमत ने संजीदगी से कुछ सोचा नहीं है। अफवाहें हैं, अभी तक मुसवदा नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि मुसवदा तैयार नहीं हुआ। लेकिन मसला ये है कि जैसे पॉपुलेशन का महकमा है, ये सोचा जा रहा है कि वफाक की सतह पे पॉलिसी हो ताकि उसको देखा जाए। इस वक्त पॉपुलेशन आपके लिए बड़ा एक मसला बन चुकी है। लेकिन सवाल यह था काज़मी साहब, हुज़ैफा साहब हों, आज की हुकूमत हो, माजी की हुकूमतें हों, देखिए ऐसी कानून साजी जिसके नतीजे में आपका गवर्नेंस का मॉडल बेहतर होता हो, अवाम के मसाइल हल होते हों, लोगों की मुश्किलात हल होती हों, इख्तियारात निचली सतह पे जाते हों,
मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अगर आपका मकसद ये हो कि जब महज आपने अपने किसी इक़्तिदार के लिए या अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई तरमीम लेकर आनी है, तो फिर उसका फ़ायदा आम आदमी को कोई नहीं होगा। हुकूमत को मैं समझता हूँ, आज की सियासी जमातों को उसमें सब शामिल हैं। इमोशन से निकल के परफॉर्मेंस की तरफ जाना होगा, जिसका जिक्र भट्टी साहब भी कर रहे थे कि वोट मिला इमरान खान साहब के नाम पे, बिल्कुल मिला वोट इमरान खान साहब के नाम पे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मंशूर भी तो है जिसको अवाम के सामने रखा गया। उस मंशूर पे आपने अमल दरामद करना है, उसी मंशूर के मुताबिक आपकी हुकूमतें बनती हैं, उसी के मुताबिक आपकी गवर्नेंस के मॉडल आगे चलते हैं। सुहेल आफरीदी साहब जरूर मिलवाया जाए उनको, बिल्कुल बात भट्टी साहब की दुरुस्त है, मुलाकात करवाएं, जान छुड़वाएं, लेकिन क्या उसके बाद से ये मामला रुक जाएगा? फिर रिहा करो पे चले जाएंगे। फिर आप सारी सलाहियतें अगर आप एक ही चीज पे लगाएंगे कि 9 मई के मुकदमात हैं, हमने उनसे निकलने के लिए एहतजाज करना है, हमने कारकुनों की रिहाई के लिए करना है, आप इस क्लैश की सूरत से निकलें, तामीरी सियासत करें। आपके सूबे के बड़े बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। आप देखिए ना जी, ठीक है वहां आटा नहीं है, आटा मिलना चाहिए, वहां गैस नहीं है, गैस मिलनी चाहिए, लेकिन कोई पूछ सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव से कि करक में जितनी गैस चोरी की जा रही है, सरकारी सतह पे इतनी बड़ी बड़ी चोरी की जा रही है, पूरा नेटवर्क बना हुआ है कि लोगों से वो खुद भत्ता वसूल करके उनको गैस की फराहमी कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत खामोश बनी बैठी है। आपके पास टैक्स चोरी है, वहां पे मनशियात के सेंटर बन गए हैं, वहां मनशियात की मंडी लगती है जिससे पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। आप कहते हैं हम रियासत मदीना बना रहे हैं, आपके पास स्मगलिंग की गाड़ियां आती हैं, लोग गाड़ियां यहाँ से पुरानी टूटी हुई लेके जाते हैं, वहां से नया सामान उसमें डलवा के वापस आ जाते हैं, टैक्स का अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। ये आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये जवाबदेही आपको होना है अवाम के सामने। इमरान खान साहब के लिए मुहिम चलाएं, जरूर चलाएं। मैं जरा मलिक साहब हुज़ैफा साहब को भी शामिल करूं। हुज़ैफा साहब, ये ठीक है मलिक साहब, ये जो 28वीं तरमीम के हवाले से मलिक साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। सारा पैसा सूबों को दे दिया जाता है, पैसा जाके कैपिटल में फंस जाता है, चाहे लाहौर में, पेशावर में, कराची में, कोयटा में, नीचे पैसा आगे नहीं जाता। आपका जो हल्का है, आपका जिस इलाके से ताल्लुक़ है, ये गिला शिकवा भी रहता है कि उन इलाकों तक तो पैसा पहुँचता ही नहीं है। तो 28वीं तरमीम में उसको भी गालबन टैकल करने की कोशिश की जा रही, खबर क्या है और आपका ओवरऑल व्यू क्या है 28वीं तरमीम के हवाले से? बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहूँगा कि कोई पॉइंट स्कोरिंग करूँ। हमारे इलाके को हमेशा जो है, जब भी पंजाब में PMLN की हुकूमत हुई, खतीर फंड दिया गया, और उससे हटकर भी हमारा इलाका वैसे भी वहाँ के अपने जो रहने वाले हैं, चाहे फारूक लगारी प्रेसिडेंट रहे, बलक शेर मज़ारी साहब वज़ीर आज़म रहे, जुल्फ़कार खोसा गवर्नर रहे, दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला रहे, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहे, फेडरल मिनिस्ट्री तो हर दौर में रही। तो मकसद कहने का ये कि ये बात नहीं है कि जी हम महरूम रह जाते हैं। अर्ज़ सिर्फ ये है कि जो 18वीं आईनी तरमीम पर बात की जाती है, जो उसके नाक़िद हैं या उसको जो बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, एक ही नुक्ता है कि NFC अवार्ड जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के 73 के आइन में तय हुआ था, उसको रज़ा रबानी साहब ने ठीक किया कि भुट्टो साहब से कुछ गलतियाँ हो गई थी या खामियाँ रह गई थी। भुट्टो साहब जो वजारत मरकज़ को देकर गए थे, रज़ा रबानी साहब ने एक नेक नियति से उन वजारतों को कहा कि नहीं, ये सूबों के पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर भुट्टो साहब के आइन आने के तकरीबन आलमोस्ट 50 साल या 45 साल बाद 18वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है, क्योंकि इससे पहले 17 तरमीम आई हैं, उनमें कभी NFC या किसी वजारतों को नहीं छेड़ा गया। कोई दोस्त ये कहे कि नहीं जी हमने तो 18वीं आईनी तरमीम में ज़िया अमरीत में किसी दौर में जो तरमीम आई थी उनको ठीक किया था, कोई और चीज़ों ठीक की होंगी, 58(2)B बाकी चीज़ें, बट इन सब्जेक्ट को नहीं टच किया गया, कभी किसी ने टच ही नहीं किया। तो आज हम ये कहते हैं कि अगर भुट्टो साहब की तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश, भुट्टो साहब के आइन में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, तो रज़ा रबानी साहब की तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। और मेज़ पर बैठ के चीज़ें देखने वाली हैं कि कौन कौन सी वजारतें दोबारा मरकज़ के पास अगर आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। या तकाबली जायज़ा ले लें कि 1995 से सन 2010 तक इन वजारतों ने क्या काम किया और 2010 से 2026 तक क्या काम किया। अब आप अंदाज़ा करें कि मैं हेरिटेज एंड कल्चर का वजीर हूं, दुनिया के 148 ममालिक चाइना में इन्वाइटेड थे जिनके हेरिटेज एंड कल्चर के वजीर आए हुए थे। जहां पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को तो छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी मौजूद है, वहां पर भी सब्जेक्ट फेडरल के पास है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हेरिटेज एंड कल्चर सूबे के पास है। टूरिज्म वाहिद शोबा है, यानी पाकिस्तान में देखें, दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें टूरिज्म की वजारत ही नहीं है, क्योंकि रज़ा रबानी साहब ने कहा सूबों के पास जाएगी। यानी जो अथॉरिटी वीजा इशू कर रही होती है वही टूरिज्म की वजारत को देख रही होती है। पिछले दौर में भी इस पर काम हुआ 18 से 22 में जो हुकूमती तहरीक इंसाफ की,
बट वो नई वजारत क्रिएट नहीं कर सकी, चीजें नहीं, उसकी 18वीं तरमीम आड़े आ जाती थी। इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। ठीक है, तो कोई तनाजा नहीं है। पीपल्स पार्टी को हम कन्विंस करेंगे, जिस जगह पर हम दोनों मुत्तफिक होंगे वहां तरमीम आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज मामला जूंगा तू रहेगा। जी भट्टी साहब, इतना ही सादा मामला है 28वीं तरमीम का कि नहीं, अगर इतफाक हुआ तो नहीं आएगी? फिर नहीं, सादा तो होना चाहिए, सादा ही होना चाहिए कोई, लेकिन बात वहीं से शुरू करनी चाहिए कि जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि बदनीति पर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये 28वीं आईनी तरमीम की मुझे लगता है कि ज़रूरत है, यानी 28वीं आईनी तरमीम हो, 29वीं हो, 30वीं हो, जिसमें भी हो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। 18वीं आईनी तरमीम क्यों आई थी? क्योंकि उन्होंने अपने अपने सेफ हेवन्स क्रिएट कर लिए थे। उन्होंने सिंध, उन्होंने पंजाब, और मुस्लिम लीग इसलिए मिल गई कि नवाज शरीफ साहब ने तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना था, पाबंदी हटनी थी, तो लिहाजा सारों की विन विन सिचुएशन थी। अब 28वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई वो फाइनेंशियल कमीशन के इजलास होने थे, बता दें किस किस के हुए कि भाई कोयटा, अगर कोयटा है, नोशकी है, इधर उनको कितने फ़ंड मिलने हैं, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, लाहौर है, कितने फ़ंड मिलने हैं, एक शहर को तो नहीं देना। फिर बलदियाती निज़ाम इसका हिस्सा था, फिर मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की सहूलतें इसका हिस्सा था। फिर है वफाक वाकई कंगाल हो जाता है, वफाक 27 किलोमीटर का रह जाता है। फिर सूबे डिलीवर नहीं कर पा रहे जितना इनसे तवक्को थी, और फिर नए सूबे बनने चाहिए। ये जो इतना बड़ा पंजाब है, मरियम नवाज साहबा साल लग जाए अगर वो तहसीलों का विज़िट करना शुरू कर दें तो अपने शेड्यूल के मुताबिक, तो ये सूबे नए बनने चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूँ टीवी पे, और ये ज़रूर कहना चाहिए कि जो बेस्ट बलदियाती निज़ाम है 78 साल की तारीख में, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया, और नादरा, ओगरा, नेपरा और पता नहीं क्या क्या इदारे दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्होंने दिया। और अक्सर मैं कहता हूँ कि अब इस हुकूमत के आगे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब मासूम लगते हैं मुझे, कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पे इल्ज़ाम क्या था कि वो गलत रास्ते से आए, तो ये ठीक से आए हैं। उन्होंने अदलिया को ताबे कर लिया, क्या इन्होंने आज़ाद कर दिया, उन्होंने आज़ादी इज़हार राय को दबाया, इन्होंने ऊंचा कर दिया, क्या पार्लियामेंट को रबड़ स्टम्प बनाया, इनकी पार्लियामेंट कमाल डिलीवर कर रही है। और इसके बरक्स वहाँ वो देख लें 60 रुपए का डॉलर और बाहर कोई टके की हमारी कोई थोड़ी सी इज्जत थी, और जो हाल था और आज जो हाल है, तो ये चीज़ें अब करनी पड़ेंगी, वरना आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और आप सारे सूबों को भी बड़ा दिल करना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि भाई ठीक है, वफाक कौन है? पाकिस्तान का हिस्सा है, सूबे कौन है? पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये जैसे हुज़ैफा भाई बात कर रहे थे, नसरुल्लाह मलिक साहब बात कर रहे थे, ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आप कर लें, लेकिन नीयत आपकी साफ हो कि पाकिस्तान के लिए करना है, ना कि अपनी ज़ात के लिए करना है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे मईशत के हवाले से भी। मई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन जिस तरह कल भी हमने अर्ज़ किया था कि बात उस पर ज़्यादा नहीं होती, तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, ये महंगाई का जब जिक्र करते हैं, आपको लगता है कि ये जो आने वाला बजट है उसमें कुछ ऐसा आएगा कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा? और ये महंगाई कितना बड़ा चैलेंज है करंट सिस्टम के लिए, हुकूमत के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ महंगाई ही इस वक्त सबसे बड़ा मसला है लोगों के लिए। आम आदमी को जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी मिलती हैं तो उसकी वजह से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। अब ईद सर पर है, अब देखिए ईद उल अजहा के मौके पे आपको जानवरों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती हैं, आपको हर चीज की कीमतें बढ़ती हुई नजर आती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतने टैक्स लगाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। मान लिया जंग है, अमेरिका ईरान की जंग है, मान लिया अपना हरमज बंद है, मान लिया मुश्किलात हैं, लेकिन इस मुश्किलात से निकालने का फैसला इख्तियार हुकूमत के पास होता है। हुकूमत जवाबदेह होती है, और यही कल जब ये अपोजिशन में थी हुकूमत, तो यही बात कहा करती थी कि जनाब ये टैक्सेस की भरमार ना की जाए। आप देखें हमारे यहाँ हुआ क्या है, हमने टैक्सेस की इतनी भरमार कर दी है, टैक्स से लोगों को इतना डरा दिया है कि कोई जो है वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। फिर टैक्स की रेशो इतनी बढ़ा दी गई। आप सिर्फ सरकारी मुलाजमीन तस्वर कीजिए, आप अपनी और मेरी, हम सब की जो सैलरीज है वो देख लीजिए, आप 40% टैक्स पे पहुंच गए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस पे आप इतना ज्यादा टैक्स लेना चाहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप हर चीज पे लेते हैं, तो आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। हुकूमतें वक्त जो होती है वो रास्ते तलाश करती है, फिर वो अपने अखराजात को देखती है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना। एक तरफ आप देखते हैं कि इतने इतने बड़े सरकारी अफसरान की कोठियां हैं, मोहल्लात आप बनाते हैं,
शान शौकत के साथ आप रहते हैं, अखराजात आपके कम नहीं होते। अगरचे आप ऐलानात करते हैं जी कि हमने अखराजात कम कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इतने महकमे आप नए महकमे बना देते हैं, नई नई आप अथॉरिटीज बनाते हैं, उनमें तनख्वाहें लोगों की आप कितनी 10-10, 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें आप मुकर्रर करते हैं, और आम आदमी से आप कहते हैं मुश्किलात का शिकार है मुल्क। भाई मुश्किलात का शिकार जरूर है, लेकिन उससे रास्ता निकालना, आपके पास वजीर खजाना किस लिए होता है? क्या वजीर खजाना टैक्सेस लगाने के लिए होता है? हमारे यहाँ आप देखें पिछले कई सालों से उठा के देखिए अतर भाई, आपको वजीर खजाना का एक ही काम नजर आता है, रेवेन्यू बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, सरमायाकारी लानी या नहीं लानी, सरमायाकारी का माहौल बनाना या नहीं बनाना, टैक्स उसने लगाने हैं। आप बताइए कि SFFT आपने बनाई, आपने सरमायाकारी की बात की, मुल्क में सरमायाकारी आएगी, सरमायाकारी लाने के लिए आपने क्या किया है? क्या लोगों का आपने एतमाद दिया? आप यहाँ जो बिजनेसमैन है उसको अब सोच हम ठीक है मलिक साहब, मैं जरा भट्टी साहब को भी शामिल करूँ, जरा वक्त की कमी है। ठीक है उज़ैफर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भट्टी साहब ये एक शिकवा मीडिया से भी होता है कि पहले तो मीडिया जो है हर किसी से जाके पूछ रहा था महंगाई कितनी हो गई, और अब महंगाई के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती, और जितनी बात होनी चाहिए, कि आप समझते हैं कि उतनी डिस्कशन होती है मीडिया पर, या आम ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर, इवन के अपोजिशन पे भी ये तनकीद है कि भाई आप असल जो इश्यूज हैं उन पर तो बात ही नहीं करते? अपोजिशन से भी मेरी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई आप अपना शैडो बजट दें, आप उस पर फोकस करें, आप उन चीज़ों को आगे लाएं। नसरुल्लाह मलिक साहब तो आज उन्होंने बात की ना महंगाई की, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जिनको पहले इमरान खान दौर में सिर्फ महंगाई नज़र आती थी, अब वो चुप होते हैं। वो, और मैं उनकी दयानत पे शक नहीं करता, उनकी राय है, वो उस वक़्त बोलते थे, आज चुप हैं, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है कि एक 2-3 बातें, एक तो भूखे नंगों के कोई बजट नहीं होते, मंगतों के, मस्कीनों के। दूसरा, IMF के ग़ुलामों के कोई बजट नहीं होते। तीसरा, मकरूज़ों के कोई बजट नहीं होते। चौथा, जिन्होंने झूठ पर बजट बनाने और दादो शुमार, उनके कोई बजट नहीं होते। पांचवा, जिनका रोज बजट आते हैं उनका सालाना क्या बजट। छठा, जिनके पास कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं, कोई आगे बढ़ने की हिकमत नहीं, इधर ले इधर देता, इधर ले इधर देता, उनके क्या बजट। और शहबाज हुकूमत जो 78 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत है, नाकाम तरीन हुकूमत है, मुआशी हवाले से दाखिली सतह पर बदतरीन महंगाई, बदतरीन और रिकॉर्ड गुर्बत, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड कमी सरमायाकारी में, और रिकॉर्ड कर्जे, और मिसमैनेजमेंट, और बैड गवर्नेंस, और कोई इनके पास हल नहीं है खसारा ज़दा इदारों का, आबादी बम का, मुआशी ये निज़ाम जो है इसकी इस्लाहात करनी है उसका, कुछ भी नहीं, कोई इनके पास नहीं। और इनके पास होना भी कैसे चाहिए? 30-35 साल से ये बारियां बदल बदल के आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? आउट ऑफ बॉक्स इनके पास है ही कुछ नहीं। तो इन्होंने मजीद निचोड़ना है अवाम को। IMF ने इनको हदफ दे दिया है कि इतने मजीद टैक्स लगाओ, तो इनके पास कोई हल नहीं, अभी मजीद चीखें निकलेंगी लोगों की। जी, आपने ज़फ़र साहब सुना कि उन्होंने मईशत से लेके, सरमायाकारी से लेके, भट्टी साहब ने जो इतनी क्वालिटीज गिनवाई हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को कि या नेचुरली ये चीज़ आप लोगों ने टैलेंट था इनमें? नहीं, बिल्कुल, मैं एक ही लाइन में इसका जवाब आपको दे दूंगा, फिर अपनी बात शुरू करूंगा। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है बानी तहरीके इंसाफ 4 साल इतनी मेहनत कर चले गए थे कि हमने उन्हीं के ही जो बखेरे हैं, उन्हीं के ही जो कांटे हैं वो चुने हैं। और जब हम इस काबिल हुए, इकोनॉमी कुछ मेजर इंडिकेटर्स बेहतर हुए, $4.5 बिलियन पे जो इकोनॉमी जून 2022 में थी, उसको हम $21 बिलियन तक लेकर आए। अल्लाह आपका भला करे। 24 पे मार्कअप था, उसको हम 10.5 पर लेकर आए। 325 पे जो डॉलर चला गया था ड्यूरिंग अदम एतमाद, और 2-3 महीनों के दौरान उसको 278-80 पे रोका। अब टाइम आ गया था कि यार $21 बिलियन पे इकोनॉमी आ गई है, इसको हम 30-35 तक लेकर जाते हैं, और फिर अगले 2-2.5 साल आवाम को जी भर के रिलीफ देंगे। 256 से 416 का जो सफर हुआ, लेवी का जिक्र तो बार बार आप लोग कर देते हैं, लेकिन सिर्फ लेवी की वजह से वहां तक नहीं पहुंचा, आलमी मार्केट में कीमतें ऊपर गई, जिसका फिर इंपैक्ट आया, फिर तो चीजें काफी सारी बिखर गई ना। लेकिन मैं अब भी होपफुल हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस दफा एक अवाम दोस्त, किसान दोस्त और सनत दोस्त जो है वो बजट होगा, और कोशिश होगी कि इस तबके को रिलीफ दिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला, हमारी नीयत साफ है, अल्लाह ताला भी इसमें हमारे लिए बरकत डालेगा। अच्छा, वैसे वॉर सिचुएशन बेहतर होती है, कोई $25-30 फी बैरल अगर कीमत नीचे आ जाती है
वो भी हमारे लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन अहम बात यह कि एक चलता हुआ मुल्क था, एक चलती हुई इकोनॉमी थी जो 17 से डिक्लाइन शुरू हुआ, 2022 नहीं 2024 तक वो डिक्लाइन चलता रहा है। 2025 में आगे कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हुए, आलमी जरीदों ने आपकी इकोनॉमी को ग्रोइंग इकोनॉमी कहना शुरू किया, तो वार सिचुएशन आ गई। तो इसमें मैं वो जो सारा ये बताया कि वही बात है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, पर किया करना वो 4 साल हो गए अभी जो आपको जब इकोनॉमी मिली थी तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 6% पे ग्रो कर रही थी। जो दादा शुमारी आपकी अपनी हुकूमत के गुर्बत का बहुत सारी चीजें, ऐसा ही कि 4 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 5वां बजट आप पेश करने जा रहे हैं, अगर अभी भी इमरान खान का जिन जो है वो इकोनॉमी पे बैठा हुआ है तो फिर तो बड़ा मसला है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही हो, आदम एतमाद और अगले बजट में वो 0 पर आ जाए? ये तो एक नहीं, ये बता रहे हैं ना तो बात ये कि इतनी मेहनत की थी बानी तहरीक इंसाफ, उनके 4 वजीर खजाना, बानी तहरीक इंसाफ आएगी तो इतने डॉलर लाएगी। मुराद सईद साहब ने 25 अरब रुपए की खाली करप्शन तो मुराद सईद साहब NHA में कर गए हैं, उस पर कभी कोई बंदा बात नहीं करता। यानी मकसद है कि और व्हाइट कॉलर क्राइम में बंदा पकड़ भी नहीं सकता। यानी NHA को डबो दिया, बैंकों में डबो दिया और बैंकों से वगैरह बनाते फिरते रहे। तो भाई अल्लाह के बंदे वो 6% में जो मार्केट खड़ा हुआ था वो एकदम IMF की डील टूटने के बाद 0 पर आ गया। चलें ठीक, वक्त की कमी, हम सॉरी। तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।